Hey everyone, today we are going to learn about schizophrenia. So, before starting with the disease, let's learn about a little bit history about schizophrenia. So, schizophrenia ये नाम कहाँ से आया? सबसे पहले schizophrenia को बोला जाता था dementia precoce. Okay, it was earlier called as dementia precoce, which was given by Benedict Morel. Okay, उसके बाद में dementia precoce को फिर modify किया गया और dementia precox बोला गया. वो किसने दिया? वो दिया इमिल क्रिपलिन ने. और उसके बाद आया टर्म स्किजोफ्रेनिया विच वाज कॉइन्ड बाय यूजन ब्ल्यूअर. ओके, तो हाउ वी कैन रिमेम्बर इट? सबसे पहले एबीसीडी में बी आता है, राइट? तो बी इज फॉर बेनेडिक्ट. बेनेडिक्ट मोरल ने कौन सा टर्म दिया? दैट इज डिमेंशिया प्रीकोसी. आफ्टर दैट केम एमिल क्रिपलिन. एमिल क्रिपलिन ने कौन सा टर्म दिया? डिमेंशिया प्रीकॉक्स. और उसके बाद में यूजन ब्ल्यूअर आए और उन्होंने वो टर्म मॉडिफाई करके उसका टर्म स्किजोफ्रेनिया कॉइन किया. ओके, सो इफ इन एग्जाम द क्वेश्चन विल कम who coined the term schizophrenia? So it is Eugen Bleuer. Okay. So the definition is schizophrenia is a psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, volitions, and faculties in the presence of clear consciousness, which usually leads to social withdrawal. इन्होंने क्या बोला है? स्किजोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग मतलब सोचने में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं. ओके, इमोशंस मतलब जिसे स्किजोफ्रेनिया होता है, जो स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, उन्हें इमोशंस मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं. और वोलिशंस, वोलिशंस मतलब डिसीजन मेकिंग, दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस इन देयर लाइफ. ओके, volitions is what? It is a type of decision making. The patient of schizophrenia is not able to टेक हिज और ओन डिसीजन. एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस मतलब कि वो लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं. दे आर नॉट कॉन्शियस लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, आजू बाजू में क्या चल रहा है वो कॉन्शियस नहीं रहते, जिसकी वजह से उनका सोशल विड्रॉल हो जाता है. मतलब सोसाइटी से वो अलग हो जाते हैं या फिर सोसाइटी को वो रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो अकेलापन महसूस करते हैं या फिर अकेला ही रहते हैं, सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, सो दैट इज अबाउट द डेफिनेशन. इटियोलॉजी मतलब कॉजेस. ओके, ऐसे तो एज सच कोई कॉज नहीं है स्किजोफ्रेनिया का, बट देर आर सर्टेन थियरीज गिवन बाय द साइंटिस्ट विच सजेस्ट दैट द पेशेंट मे हैव स्किजोफ्रेनिया. नाउ थियरीज सच एज बायोलॉजिकल थियरी. बायोलॉजिकल थियरी में आता है बायोकेमिकल थियरी. बायोकेमिकल थियरी में ये बताया देर इज डोपामिन हाइपोथेसिस. व्हाट इज डोपामिन हाइपोथेसिस? डोपामिन इंक्रीजेस. ओके, dopamine increases in patients with schizophrenia, and also serotonin, norepinephrine, then acetylcholine and GABA abnormalities are seen. Okay, dopamine is the main which is increases in schizophrenia, whereas serotonin, norepinephrine, acetylcholine and GABA abnormalities are seen. What is neurostructural theory? Neurostructural theory suggests that the structure and neuro is related to brain. Okay, तो इसमें क्या होता है? Prefrontal cortex and limbic cortex are not fully developed in patients with schizophrenia. Prefrontal and limbic cortex are not fully developed in persons with schizophrenia. Okay, और जब हम इनका सीटी और एमआरआई करते हैं उस टाइम हमें ये पता चलता है कि उनका जो ब्रेन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है और उनका लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज हो गया है. व्हेन वी परफॉर्म सीटी एंड एमआरआई ऑफ द पेशेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन. ओके, ब्रेन ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एंड दिस इज ब्रेन ऑफ schizophrenic person. सो इसका ब्रेन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ऐसा ये थियोरी ने बताया है कि ब्रेन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और जो लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल रहते हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं. दैट इज अबाउट न्यूरोस्ट्रक्चरल थियोरी. Biochemical theory we already talked about. In genetic theory is if anyone is having consanguineous marriages. Consanguineous marriages मतलब marriages in relatives. That time the child may develop schizophrenia in future. अगर relative में ही शादी हो गई then child will have schizophrenia in future. What is perinatal risk factor? Perinatal is the period from 22 weeks of pregnancy till 7 days after birth. Okay, 22 weeks of pregnancy से लेके 7 days, birth के 7 days बाद तक वो perinatal period होता है. उसमें क्या क्या आता है कि when the mother is pregnant, if she gets an infection of influenza, if she will have influenza हुआ उसको, so child can land up in schizophrenia. Or if the
If the birth of the child is in late winters, like in December or January, if the child is born in late winters, that time it can lead to schizophrenia. Or else if there is complication during delivery and labor, it can also lead to schizophrenia. Then there is psychodynamic theory. Psychodynamic theory means developmental theory. उसमें आता है कि oral stage is not fully developed. You know oral stage, psychosexual development given by Freud. So in developmental theory, the oral stage if not fully developed, okay, so then it can lead to schizophrenia in future. Or if the child is having very fragile ego, he is not able to set his or her boundaries, fragile ego is there, so that time it can lead to schizophrenia. In family theory is when the mother is overprotective of the child, she will not let the child to go outside, she will be overprotective. Or if there is like if the parent is showing confusing thoughts, or if conflict is there in the family, it can also lead to schizophrenia. Then social factors says that schizophrenia is more prevalent in areas of high social mobility and disorganization. Meaning, if I'll give you one example, that if there are transfers of parents occurring, then it can lead to child's disturbance. Okay, if there is a parent who is having frequent transfers, then the child will not be able to like bloom up, will not be able to maintain social interactions, will not be able to to फॉर्म न्यू फ्रेंड्स, ओके, वो फ्रेंड्स नहीं फॉर्म कर पाएगा. एंड शी विल नॉट ही और शी विल नॉट बी स्टेबल ड्यू टू frequent transfer. So there will be social mobility and disorganization मतलब lack of planning, वो plan नहीं कर पाएगा, उसको planning नहीं रहेगी, because he will be frequently getting disturbances. So that is what comes in social factors. Okay, we have already seen the causes. First one was biochemical theory, when we talked about dopamine which increases, and abnormalities in serotonin, norepinephrine, acetylcholine, and GABA. Neurostructural, there is prefrontal and limbic cortex are not fully developed. And again, in CT MRI, we see that the brain volume is decreased and the lateral and third ventricles are enlarged. Genetic theory, as I have given you example of consanguineous marriages, can lead to schizophrenia in future. Then perinatal risk factor like maternal influenza and birth in late winters and complications in labor and delivery. Psychodynamic theory, we have talked about oral development. In family theory, we talked about overprotective mothers and conflicts. In social factors, we talked about frequent transfers which can lead to disorganization. Okay. So now in clinical features, Eugen Brewer's forays, which are most important, and you should write it in your paper. What comes in that is, first is affective disturbance. Affective disturbance matlab sometimes he will be very happy, sometimes he will be very sad, means mixed feelings. Okay. What is associative looseness? Like for example, if a patient says कि I like to play cricket but the Himalayas are green, मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पर हिमालय ग्रीन है, इस सेंटेंस को कोई मीनिंग ही नहीं है. अगर वो ऐसा बोलता था कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पर मेरे पास बैट नहीं है, तो इस सेंटेंस को कुछ सेंस है, तो हम समझ सकते हैं. पर ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस बोला, मतलब ही इज नॉट एबल टू रिलेट, ही इज नॉट एबल टू फॉर्म अ लॉजिकल सेंटेंस. ओके, सो दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस. मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करता है, ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट टॉपिक, ही जम्प्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर एंड अनेबल टू relate or express his emotion. That is associative looseness. Then there is ambivalence. Ambivalence matlab opposite feelings. Like for example, going for a party, he is thinking like he'll go, again he thinks I'll not go, मतलब जाना भी है नहीं भी जाना है. That is opposite ideas are there. That is what ambivalence is. Then there is autistic thinking. Like for example, I said that cat, it was raining like cats and dogs, it was raining like cats and dogs. So the schizophrenic patient will think कि सच्ची में कुत्ते और बिल्ली गिर रहे थे आसमान से. So that is what autistic thinking. वो abstract think नहीं कर पाएंगे कि नहीं इसने एक phrase करके बोला है, इसने अलग वे से बोला है, but उसका meaning क्या है वो think नहीं कर पाएंगे. उनको ऐसा लगेगा कि सच्ची में बिल्ली और कुत्ते गिर रहे थे. Okay, that is autistic thinking. Then Schneider's first rank symptoms. Schneider's first rank symptoms are also very important. Whenever they'll ask you about schizophrenia, you have to mention both Eugen Brewer's forays and Schneider's first rank symptoms. In that, what is audible thought or thought echo? मतलब कि उनको थॉट ऐसा इको हो रहा है, वो सुनाई दे रहा है कि थॉट इको हो रहा है, जोर जोर से सुनाई दे रहा है.
Then voices discussing about patient की there are voices which are discussing about the patient कि ये patient है, ये ऐसा है, for example x ऐसा है वैसा है. So discussing about the patient. Then patient will hear voices commenting on one's action. For example, if patient is writing or doing something, doing homework, then one will comment कितनी गंदी handwriting है. Patient will hear voices that someone is commenting about his or her handwriting. उसके handwriting के बारे में कोई comment कर रहा है, कोई बात कर रहा है, ठीक है. That is voices commenting on one's action or running commentary. देन देर इज थॉट इंसर्शन. थॉट इंसर्शन मतलब कोई तो पेशेंट के दिमाग में थॉट डाल रहा है. इट्स नॉट हिज ओन थॉट, खुद का थॉट नहीं, पर कोई तो डाल रहा है. थॉट ब्रॉडकास्टिंग, पेशेंट का जो थॉट है वो कोई तो जोर से सुना रहा है, सबको बता रहा है. दैट इज थॉट ब्रॉडकास्टिंग. थॉट विड्रॉल, पेशेंट का थॉट दिमाग में से कोई तो निकाल ले रहा है. दैट इज थॉट विड्रॉल. मेड इम्पल्सिस मतलब कि जो इम्पल्स है, पेशेंट जो इम्पल्स दिखा रहा है, जो एक्ट कर रहा है, वो पेशेंट खुद नहीं कर रहा है, उसे कोई करवा के ले रहा है. दैट इज मेड एक्ट्स एंड मेड इम्पल्सेस. देन मेड फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स है ये पेशेंट की नहीं है, ये किसी और की है, बट ये पेशेंट से बोली जा रही है. ओके. सोमैटिक पैसिविटी मतलब कि समथिंग परसेप्शन, इट इज समथिंग सेंसेशन, इट इज फीलिंग लाइक कोई कीड़ा जा रहा है ऊपर से, या फिर किसी ने चिमटी ले ली. ओके. someone is picking, someone is tingling it. सो दैट इज सोमैटिक पैसिविटी की कोई तो चिमटी ले रहा है वगैरह, ऐसा पेशेंट को फील होता है. एंड देर इज डिल्यूजन परसेप्शन मतलब डिल्यूजनल परसेप्शन मतलब वो चीज है नहीं, पर पेशेंट को दिख रहा है कि ऐसा कुछ है. ओके. दैट इज डिल्यूजनल परसेप्शन. So we learned about Schneider's first rank symptoms also. So these are positive and negative symptoms. So we'll learn the difference, what it is. पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आता है? डिल्यूजन. व्हाट इज डिल्यूजन? फॉर एग्जाम्पल, एक रस्सी पड़ी है वहां पे, एक रोप है, और यू आर कंसिडरिंग इट एज अ स्नेक. वो है तो रस्सी, पर आपको स्नेक दिख रहा है. सो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई. ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, यू आर स्टिमुलाई वहां पे प्रेजेंट है, पर वो तो है रस्सी, बट यू आर टेकिंग इट एज अ इट इज स्नेक. हेलुसिनेशन मतलब वहां पे रस्सी नहीं, कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, पर आपको वहां पे दिख रहा है कि हाँ हाँ सांप है. डिल्यूजन में ऐसा होता है कि रस्सी है, उसको आप सांप देख रहे हो. हेलुसिनेशन में ऐसा होता है रस्सी भी नहीं, तभी भी आपको सांप दिख रहा है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई. ओके. false perception in the absence of stimuli, and delusion is false perception in the presence of stimuli. Remember the example of rope in delusion. Okay. And hallucination, rope delusion, rope is considered as snake. hallucination मध्ये rope तो नहीं है, तभी भी सांप दिख रहा है. excitement और agitation, agitation मतलब restlessness, चिड़चिड़ापन. excitement मतलब बहुत ज्यादा excited हो जाता है. hostility और aggressive behavior, sometimes he is very hostile, like providing, like talking to you nicely, and aggressive like he is very angry sometimes. suspiciousness, डाउटफुल बिहेवियर रहेगा. एंड आइडियाज ऑफ रेफरेंस की कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कोई उसको इन्वॉल्व कर रहा है. दैट इज. एंड पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब ही विल हैव अ टेंडेंसी टू सुसाइड, हमेशा सुसाइडल थॉट्स आएंगे उसके दिमाग पर. देन नेगेटिव सिम्टम्स में आता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटनिंग. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज नॉट एबल टू शो और एक्सप्रेस हिज इमोशन. इफ ही हैज गॉन फॉर अ फ्यूनरल, अगर किसी की डेथ हो गई और वो चले गए, और अगर उसका बहुत क्लोज रिलेटिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, ही वेंट टू अटेंड अ फ्यूनरल, और वहाँ पे उसके दादाजी की डेथ हुई है, तो ही विल नॉट शो इमोशंस एट ऑल. नाइदर ही विल क्राई, रोएगा भी नहीं, हंसेगा भी नहीं. सो ऐसा इफेक्ट फ्लैटनिंग रहेगा. फ्लैटनिंग मतलब कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा उसके फेस पे, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे. ठीक है. एवोल्यूशन मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन. एवोल्यूशन मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन. एंड एपैथी मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट. ओके. अटेंशनल इम्पेयरमेंट, ही विल नॉट बी एबल टू रिमेन अटेंटिव, अटेंशन नहीं दे पाएगा वो. ठीक है. फोकस नहीं रहेगा. दैट इज अटेंशनल इम्पेयरमेंट. देन एनीडोनिया. एनीडोनिया मतलब लॉस ऑफ प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को अगर उन्हें पहले साइकिल चलाना पसंद था, ठीक है, पर अभी वो साइकिल चलाना उनको पहले पसंद था, पर अभी उनको पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है. पहले जो एक्टिविटीज से उन्हें खुशी मिलती थी, प्लेजर मिलता था, तो अभी वो एक्टिविटीज से उनको खुशी एंड प्लेजर नहीं मिल रहा है. सो दैट इज लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज. सो दैट इज व्हाट एनीडोनिया मीन्स. अलोगिया मतलब उनके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है कि क्या एक्सप्रेस करना है, क्या बोलना है, उनके पास वर्ड्स ही नहीं है. डिफिशियंसी ऑफ वर्ड्स टू स्पीक, दैट इज व्हाट अलोगिया मीन्स, कि उन्हें बोलने नहीं आ रहा है, उनके पास इनफ वर्ड्स नहीं है बात करने के लिए. Then types of schizophrenia. So in types of schizophrenia, first is the paranoid schizophrenia. You have to remember paranoid schizophrenia has late onset, but personality is preserved in it. Okay. In paranoid schizophrenia, late onset मतलब
लेट स्टार्ट होता है, पर पर्सनालिटी प्रिजर्व होती है, मतलब पर्सनालिटी खराब नहीं होती है, उसमें पर्सनालिटी जैसी थी वैसी ही रहती है। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का दूसरा ही नाम डिल्यूजन रहता है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिल्यूजन हमें देखने को मिलता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओके, आई विल राइट इट हियर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब कि पेशेंट को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा कुछ तो हूँ, सब लोग ने मुझे जय जयकार करना चाहिए, सब लोग मेरे साथ बैठना चाहिए। सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओके, देन देर इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देन देर इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट के बारे में ही बात कर की जा रही है, मतलब पेशेंट को पॉइजन देके मारने वाले, ऐसा उसको लगता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को लगता है कि समवन इज गोइंग टू किल हिम। देन देर इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस में लगता है कि पेशेंट के बारे में ही बात हो रही है, जो दो लोग बैठे हैं वो पेशेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो जो आगे जो दो लोग बैठे हैं वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में लगता है। ठीक है, इसमें ये किस में देखने को मिलता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, उसको लगता है मैं ही भगवान हूँ। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू किल मी। एंड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मतलब कि वो लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ऐसा डिल्यूजन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, जिसमें पर्सनालिटी प्रिजर्व रहती है, पर्सनालिटी को कुछ नहीं होता, और उसमें लेट ऑनसेट देखने को मिलता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में। देन देर इज हेबीफ्रेनिक विच इज डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज मतलब कि इसमें पर्सनालिटी डिटोरिएट हो जाती है, मतलब पर्सनालिटी प्रिजर्व नहीं रहती, जैसी थी वैसी नहीं रहती, खराब हो जाती है। ठीक है, किसमें खराब हो जाती है? हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया को इसलिए हम डिसऑर्गेनाइज बोलते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी जैसी थी वैसी नहीं रहती, और इसमें अर्ली ऑनसेट रहता है, जल्दी स्टार्ट होता है। ओके, और हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में आपको मिरर ग्रीमेसिंग भी देखने को मिलेगा, मतलब आईने में देख के पेशेंट हंस रहे हैं, कुछ मतलब कुछ रीजन नहीं तभी भी हंस रहे हैं, की कर रहे हैं, उसके बाद में फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। ओके, सो ये आपको देखने को मिलेगा इन हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इन कैटाटोनिक इसमें क्या होता है, ज्यादा मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया मोटर सिम्टम्स मतलब हाथ पैर हिलाना, ज़्यादा मूवमेंट करना, ये हमें कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि पास्ट में एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है। ओके, पास्ट में एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है, अभी हेलुसिनेशन डिल्यूजन तो नहीं है, पर नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं। किसमें? रेसिडुअल में, कि पास्ट में ऑलरेडी एक बार हो चुका है और नेगेटिव सिम्टम्स इसमें दिखने को मिलते हैं इन रेसिडुअल। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वेदर इट इज हेबीफ्रेनिक कैटाटोनिक, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब टाइप, जो इतने हमने सब टाइप देखे हैं जैसे पैरानॉइड, हेबीफ्रेनिक, इसमें से सबका अलग थोड़ा 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 सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। किसमें? अनडिफरेंशिएटेड में, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब टाइप, इसलिए इसको हम अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी में डाल दिया है। देन देर इज सिंपल। सिंपल इज ऑल्सो सेम एज रेसिडुअल, उसमें हमें नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट रेसिडुअल और सिंपल में डिफरेंस है। रेसिडुअल मतलब कि पहले एक बार स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड हो चुका है, वैसे सिंपल में नहीं है। सिंपल में हमें नेगेटिव सिम्टम्स मिलते हैं, बट सिंपल इज नॉट सिंपल एट ऑल। सिंपल का बहुत डेंजर प्रोग्नोसिस है, इट हैज अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। ओके, अ बैड प्रोग्नोसिस। Simple has bad prognosis, and there are presence of negative symptoms in simple schizophrenia. Then there is post schizophrenic depression. What is post schizophrenic depression? Schizophrenia तो था, फिर साथ में उसको डिप्रेशन भी स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज दिखने को मिलते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, आई राइट इट अप। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड का पी और पर्सनालिटी इज प्रिजर्व्ड का पी, यू हैव टू रिमेंबर। हेबीफ्रेनिक, you have to remember personality is deteriorated. okay, paranoid में delusion याद रखना, delusion of grandiosity मैं भगवान हूँ, delusion of persecution they are trying to kill me, वो मुझे मारना चाहते हैं, delusion of reference कि they are talking about me, वो लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। ये delusion किस में आता है? पैरानॉइड। हेबीफ्रेनिक में पर्सनालिटी डिटोरिएट हो जाती है, खराब हो जाती है। ओके, और इसका पुअर प्रोग्नोसिस रहता है, और इसमें हमें मिरर ग्रीमेसिंग, मिरर में देख के हंस रहा है जिसको कोई रीजन भी नहीं तभी भी हंस रहे हैं। ओके, सो दैट इज इन हेबीफ्रेनिक। कैटाटोनिक मतलब एक्सेसिव
मूवमेंट मतलब एक्सेसिव मोटर एक्टिविटीज देखने मिलता है। रेसिडुअल मतलब पहले एक बार स्किजोफ्रेनिया का एपिसोड हो चुका है और अभी नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब सब मिक्स्ड सिम्टम्स लग रहे हैं, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा है। सिंपल इज इट हैज अ बैड प्रोग्नोसिस एंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स इज देयर। देन देर इज पोस्ट स्किजोफ्रेनिक डिप्रेशन, जहाँ पे हमें सुसाइडल टेंडेंसीज देखने को मिलता है। नाउ इन इन्वेस्टिगेशन नो डायग्नोस्टिक टेस्ट डेफिनेटली कंफर्म स्किजोफ्रेनिया। ऐसी कोई टेस्ट नहीं जो बताएगी स्किजोफ्रेनिया हुआ है, बट सिटी स्कैन एंड एमआरआई शो एनलार्ज वेंट्रिकल एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन कॉजेज, कि वेंट्रिकल्स जो लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल है वो एनलार्ज हो जाती है। एंड एट्रोफी ऑफ सेरेब्रम, एट्रोफी मतलब डीजेनरेशन, मतलब वो उधर का टिश्यूज वगैरह कम कम होते जाता है, दैट इज एट्रोफी ऑफ सेरेबेलम। So talking about the treatment of schizophrenia is pharmacotherapy, then electroconvulsive therapy and group therapies. Okay. So pharmacotherapy में क्या आएगा, मतलब drugs, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। पहले सबसे पहले आए थे फर्स्ट जनरेशन विच वो ऑल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक, उसका दूसरा नाम। ठीक है, टिपिकल और कन्वेंशनल, टिपिकल एंड फर्स्ट जनरेशन आर वन एंड द सेम, मतलब एक ही नाम, अलग अलग नाम है बस। तो इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट मोर था। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर द साइड इफेक्ट्स ओनली कॉज्ड बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ओके, ये टर्म ध्यान में रखने का कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट मतलब टार्डिव डिस्काइनेसिया, ओके, एक्यूट डिस्टोनिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, दिस आर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, विल टॉक अबाउट इट लेटर। एंड देर आर लेस मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स बाय टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ज्यादा था, इसलिए उन्होंने सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक बनाया। Now let's talk about action of typical antipsychotic is they block D2 receptor and M1 receptors. What is D2? D2 is dopamine. We have talked the dopamine increases, so it blocks. Antagonist मतलब उसका action block कर देता है। M1 is muscarinic receptor and acetylcholine receptors. Okay, उसमें आता है phenothiazines. Phenothiazines में आता है chlorpromazine. The dose is 300 to 1500 milligram per day, that is per oral. PO is per oral, and 50 to 100 milligram per day IM, that is intramuscular. Side effect is there are anticholinergic side effects, that is corneal and lenticular deposits or photosensitivity, which is most important, you have to remember. Corneal and lenticular deposits or photosensitivity, cholestatic jaundice, maximum sedation and weight gain. Sedation matlab drowsiness, okay. Then there is thioridazine, doses 300 to 800 milligram per day orally, and side effect is retinal pigmentation which is reversible, जो ठीक नहीं होता है। There are cardiac arrhythmias and retrograde ejaculation. Retrograde मतलब पीछे के साइड। Usually जब semen आता है then it is excreted out through urethra and then it is excreted out, but retrograde it goes backward in the bladder, okay, that is retrograde ejaculation. Then there is second generation atypical antipsychotics, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है D2 मतलब डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, 5-HT मतलब इसका मीनिंग है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक करता है। इससे जैसे मैंने बोला कि सेकेंड जनरेशन का एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स कम है, बट मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग आता है, क्लोजापिन, रेस्पेरिडॉन एंड ओलेंजेपाइन। क्लोजापिन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि क्लोजापिन ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिसको दूसरा एंटीसाइकोटिक ड्रग दे के भी ट्रीट नहीं हुआ उसका स्किजोफ्रेनिया, मतलब रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया में हम क्लोजापिन देते हैं। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज गिवन इन रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया। जब दूसरे ड्रग्स काम नहीं करते तब हम क्लोजापिन देते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लोजापिन इज इट हैज एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज है इसमें। और एक बात जो ध्यान में रखना है वो दैट इज अ निमोनिक ऑफ सैम। सैम इज एस फॉर सीजर्स, क्लोजापिन कैन कॉज सीजर्स। ए फॉर अग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब decrease WBC and neutrophils, that is agranulocytosis, and M is for myocarditis. Okay, so these are the side effects. SAM you have to remember. One more thing, clozapine causes siluria मतलब excessive salivation, excessive salivation होता है। So nursing responsibility you can do while administration of clozapine is you have to hand it over towel to a patient, you have to give towel to a patient so that while sleeping he places it on a pillow, मतलब उन्हें towel देना है ताकि वो सोने के टाइम पिलो पे वो
place कर सके, so that the linen should not get dirty. Okay, so this you can do nursing responsibility for clozapine, because there is siluria, that is excessive salivation, seizures, granulocytosis, and myocarditis is also seen in patient with who is been administered clozapine. Weight gain is also seen, and constipation and hypotension is also seen in this patient. So what you have to remember about clozapine: ड्रग रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया में दिया जाता है जब दूसरे ड्रग्स काम नहीं करते, साइलोरिया रहता है, दैट इज एक्सेसिव सलाइवेशन, granulocytosis, seizures and myocarditis are also present, and it has anti-suicidal properties. Okay, then there is risperidone. What is risperidone? In risperidone there is increased extrapyramidal side effect and hyperprolactinemia, मतलब प्रोलैक्टिन का जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, विच कैन लीड टू मिल्क प्रोडक्शन. एंड ओलेनजापाइन में क्या होता है? ओलेनजापाइन लीड्स टू वेट गेन. So this was about first generation and second generation antipsychotics. Now, electroconvulsive therapy, we will have a separate discussion on electroconvulsive therapy. Now, talking for about now, electroconvulsive therapy मतलब shock treatment. हम बोलते हैं ना shock दिया है patient को, shock दिया है मतलब electroconvulsive therapy, in which they give shock to the patient. It is also a very important short note. We will discuss about it कि कैसे देते हैं, what are the preparation we have to do for the patient, what is the nursing responsibility, what volt current you have to give to the patient, okay, how to prepare the patient before that, everything, and consent is taken, everything we will discuss about it. Electroconvulsive therapy which we give for the patient of schizophrenia. Then there is psychological therapy. Psychological therapy में group therapy आता है. Group therapy मतलब we make a group of the patients suffering from schizophrenia, फिर हम उनको chairs पे बिठाते हैं. When you will have the psychiatry posting, that time you will come to know how the group therapy is conducted. We used to also conduct the group therapies. Okay, ग्रुप थेरेपी में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को बिठाते हैं, एंड देन वी टेल वन बाय वन टू रीड द न्यूज़पेपर. फिर वो न्यूज़पेपर रीड करके बताते हैं कि कैसा रीड करना है. उनको समझता है कि ग्रुप में कैसा बिहेव करना है. बिहेवियर थेरेपी कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन सोसाइटी. ओके, सोशल स्किल ट्रेनिंग. देन कॉग्निटिव थेरेपी कि उसमें पता चलता है कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा बिहेवियर ऑल आर इंटरकनेक्टेड. एंड फैमिली थेरेपी कि फैमिली के साथ बिठाते हैं, इमोशंस वगैरह डिस्कस कराते हैं. दैट इज इन साइकोलॉजिकल थेरेपी. So that was all about schizophrenia. I hope you understand. Thank you so much for listening to my video. Thank you. Bye.